टॉपिक देते हैं आपकी ऑस्मोसिस मतलब पारासरण। यूनिट सेकंड से है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो इफ ए सॉल्यूशन फॉर्मेड इन वाटर ऑफ शुगर is separate from pure water by such a membrane then it is permeable to water molecules but impermeable to sugar molecules. In such a situation the water molecules cross the membrane into the sugar solution. This movement of water molecules is called osmosis. Such a membrane through which the solvent molecules can pass out but the solute molecules cannot pass through is called a semi-permeable membrane. क्या होती है आपकी, यदि चीनी होते हैं इनके पानी में बने विलयन को एक ऐसी झिल्ली या मेम्ब्रेन के द्वारा हम शुद्ध पानी से पृथक कर देते हैं या कर दिया जाता है तो क्या होंगे आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमेबल हो जाती है, पारगम्य हो जाती है। किंतु अगर आपके शुगर सॉल्यूशन चीनी के अणु अधिक अपारगम्य हो या इम्परमेबल हो तो ऐसी स्थिति में पानी के अणु चीनी के घोल में झिल्ली से पार हो करके पहुंचते हैं। साथ ही साथ पानी के मॉलिक्यूल्स का यह गमन या मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है, पारासरण। ऐसी झिल्लियां जिससे हो करके विलायक के अणु निकल जाते हैं किंतु विलय पदार्थ के अणु नहीं निकल पाते, हम उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। बात करें इनके डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस की, पारासरण की विभिन्न परिभाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के आधार पर। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर थ्रू ए semi-permeable membrane is called osmosis. This movement of water molecules take place from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration. मतलब यदि सेमी परमेबल बोल सकते हो अर्धपारगम्य झिल्ली से हो करके एक विलयन से ये दूसरे विलयन में वाटर के मॉलिक्यूल्स या जल के अणुओं का गमन करना ऑस्मोसिस कहलाता है। तब जल के अणुओं का यह गमन क्या होती है आपकी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। आपकी ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन यही बोल रहा है। वही बात करें हम दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट की, मतलब विलायक के आधार पर। Osmoregulation is the movement of more molecules of solvent through an unpermeable membrane of fewer molecules in concentrate solution and more water molecules in dilute solution. मतलब विलायक के अधिक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से हो करके कम मॉलिक्यूल्स की ओर मूवमेंट करना ही ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। यदि उनकी कॉन्सेंट्रेशन सांद्र विलयन से जल के अणु कम और साथ ही साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन से अधिक होते हैं तब विलायक के आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के आधार पर। Osmoregulation is the diffusion of water molecules from a region of higher energy to a region of lower energy through a semi-permeable membrane. The region of low energy is in the concentrate solution and the region of the high energy is in the dilute solution. आपकी किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स का विसरण अगर हाई एनर्जी वाले क्षेत्र में या क्षेत्र से कम ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर होना ही ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। यदि कम ऊर्जा वाला क्षेत्र का सांद्रण विलयन वाले क्षेत्र से अधिक होता है तो अधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र तनु विलयन होता है। यही ऊर्जा के आधार हैं। अब बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस की, मतलब पारासरण क्रिया का प्रदर्शन किस तरीके से करता है।
बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ एग, अंडे की अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। देखते हैं इसका डायग्राम, वो फर्स्ट वाला है। To perform this experiment, the egg membrane is removed. Remove the egg membrane, take an egg and make a small hole at one end of it. Remove all the yellow and white matter inside it completely. Now put the egg in hydrochloric acid and keep it. The hard cells of the egg dissolve in the acid and a clean membrane is released. Wash it through the water. This is the semi-permeable membrane of the egg. By inserting a glass tube into the hole made in the membrane. देखिए इस प्रयोग के अंडे की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ एग में इस प्रयोग को करने के लिए हमें अंडे की झिल्ली निकालनी होती है। अंडे की झिल्ली निकालने के लिए एक अंडा लेकर के उसे एक सिरे पर छोटा सा होल करके उसके अंदर का जो पीला और सफेद पदार्थ होता है उसे निकाल लेते हैं। अब इस अंडे को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल के रख देते हैं। साथ ही साथ अंडे का जो कठोर बाहर का आवरण होता है ना, वो एसिडिक एसिड में घुल जाता है। उसके बाद एक हमें क्लीन मेम्ब्रेन, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस क्लीन मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं। साथ ही साथ उसे हम वाटर से अच्छे से धो लेते हैं। और यही क्या होती है, अंडे की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। झिल्ली से बने हुए होस एक कांच की नली डाल करके हम उसे एक धागे से बांध देते हैं। साथ ही साथ इसमें आगे एक प्रोसेस होती है वो देखते हैं। And at the end the membrane is tightly tied with thread. After this the sugar solution in this tube is filled with the help of funnel up to same height in the membrane and the tubes. After these tubes filled with the sugar solution is immersed clean water in such a way that the tightened by the stand so that the membrane is completely submerged in water. In these situations, leave the arranged equipment of some time and mark the watermark on the tube. After a will the water level in the tube rise above the first mark. This level rise due to the entry of water molecules into tubal एंडोऑस्मोसिस। देखिए अभी हमने बताया कि हम क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन से बने हुए होल होती हैं उसको हम एक कांच की नली में डाल करके उसके सिरे पर एक झिल्ली को हम कस करके एक धागे से अच्छे से बांध देते हैं। इसके बाद इस नली में जो हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया था, चीनी का घोल, वो कीप की मदद से झिल्ली के साथ साथ नली में भी कुछ ऊंचाई तक भर देते हैं। उसके बाद जो शुगर सॉल्यूशन होती है भरी हुई नली को हम स्वच्छ जल में इस प्रकार डुबाकर स्टेंड के द्वारा कस देते हैं जिससे मेम्ब्रेन पूरी तरह से पानी में डूब जाए। इसी स्थिति में व्यवस्थित उपकरण को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि क्या हो, वो नली पर जल के निशान को हम कैरेट कर सके कि कितनी है। थोड़ी देर के बाद पानी का जो लेवल होता है वो नलिका से मतलब नलिका में पहले से ही हम ऊपर क्या होती है, उठ चुकी होती है। यह लेवल ही जल के अणुओं को एंडोऑस्मोसिस के द्वारा नलिका के अंदर प्रवेश करने के कारण वो हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस में दूसरी, बाय पर्चेंट मेम्ब्रेन, पर्चेंट झिल्ली के द्वारा। इसकी बात करें तो ऑन ए थिस्टल डक्ट बाइंड द पर्चमेंट मेम्ब्रेन as shown in the picture will the sugar solution in the rubbish funnel, आप बोल सकते हो, आप थिसिल फनल यूज करते हैं यहाँ पे हम, arrange it in the filled beaker as shown in the picture. After some time the sugar solution level in this funnel becomes high, so water molecules entering the थिसिल funnel by endomosmosis. अब देखिए कि इस सेकेंड वाली डायग्राम है, इस थिसिल फनल के द्वारा हम अगर डायग्राम के बेस पे ही देखें तो उस पर्चमेंट झिल्ली हम क्या करते हैं, उससे बांध देते हैं। इस थिसिल फनल में क्या होती है, जो शुगर सॉल्यूशन होता है
उसे भर करके उसी बीकर में हम अरेंज कर देंगे उस डायग्राम के बेस पर। उसके बाद कुछ समय के पश्चात ही हम जो थिसिल फनल होती है उसमें जो शुगर का घोल होता है उसका स्तर क्या हो जाता है, ऊंचा हो गया रहता है। साथ ही साथ जो शुगर का सॉल्यूशन होता है ये एक स्तर तक जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एंडोऑस्मोसिस के द्वारा थिसिल फनल में प्रवेश करने के कारण होता है। ठीक, इसी थिसिल फनल साथ ही साथ जो बीकर होती है उनमें 5% से 10% जो शुगर सॉल्यूशन हो तो पानी के अणुओं का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट थिसिल फनल से बीकर की ओर होता है। हम बोल सकते हैं कम सांद्रता से क्या कर रहे हैं, अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं 5वें झिल्ली के द्वारा। अब बात करते हैं हम इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस की, मतलब पारासरण का जैविक महत्व। अगर इनके जैविक महत्व की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑस्मोसिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन लिविंग सेल्स। मतलब इनके एग्जाम्पल भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन ब्लड एंड साइटोप्लाज्म। मतलब पारासरण के द्वारा ही जो जीवित कोशिकाओं में क्या होता है, जल का वितरण एवं पुनर्वितरीकरण होता है, जैसे कि रक्त में और कोशिका द्रव्य के बीच। सेकेंड देखें हम तो द रोल ऑफ ऑस्मोसिस इज इम्पोर्टेंट इन द कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब ये यूरिन फॉर्मेशन के नियंत्रण में भी पारासरण की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं हम इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, कि किस तरह सक्रिय परिवहन की प्रोसेस होती है। तो देखिए सक्रिय परिवहन, द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द डिफरेंस इन आयोनिक concentration between the cytoplasm in the cell and the extracellular environment। जो कोशिका झिल्ली कोशिकाओं में क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना उनके बाह्य वातावरण के बीच एक आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के अंतर को क्या करती है, ये बना के रखती है। साथ ही साथ सेल्स जो इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन होती हैं आर आल्सो फाउंड इन एनिमल व्हिच आर लोकेटेड अराउंड द सेल organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, lysosome, etc. This membrane are selectively permeable. मतलब आपकी जो कोशिका में जो अंतःकोशिकीय झिल्लियां होती है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, उनमें भी पाई जाती है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो उनके कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग में जैसे हमने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि के चारों ओर क्या होंगे, स्थित होते हैं। या इसे इन झिल्लियों को आप बोल सकते हो सिलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि ये क्या है, चयन की गई है तो चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। इन्हीं झिल्लियों को एक इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम परमेबिलिटी कहते हैं, मतलब पारगम्यता, या उसे आप ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो, परमेबिलिटी या ट्रांसपोर्ट, अभिगमन। क्लियर। इस परमेबिलिटी की अभी हमने परिभाषा दी कि इन झिल्लियों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम पारगम्यता कहते हैं, परमेबिलिटी। और इसी परमेबिलिटी के आधार पर कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, झिल्लियां कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब चयनात्मक पारगम्य। Water and some salt and sugar can be pass through it, but many molecules cannot pass through। मतलब इसमें आपकी सिलेक्टिवली में क्या होंगे, इसमें से केवल विलायक जल तथा कुछ लवण जो होते हैं ना वो शर्करा आर पार हो सकते हैं, परंतु बहुत से अणु आ जा नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब सिलेक्ट करके शो कर रहे हैं। दूसरा देखें परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब पारगम्य झिल्ली। तो दिस मेम्ब्रेन इज परमेबल टू बी बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूअस।
फ्रॉम द एग्जाम्पल प्लांट सेल वॉल, मतलब आपकी हम पारगम्य झिल्ली का बोल सकते हैं। ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक और विलय दोनों ही के लिए क्या होती है, वो पारगम्य होती है। एग्जाम्पल के लिए आपकी प्लांट सेल है, कोशिका बोल सकते हो, पादप कोशिका भित्ति। थर्ड की बात करें सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन, तो अर्धपारगम्य झिल्ली, अभी आपने देखा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती थी, solvent particles can pass through such membrane but the solid particles like colloids etc cannot be passed from, एग्जाम्पल के लिए एग मेम्ब्रेन। तो जैसे हमने अभी बताया कि इस तरह की जो मेम्ब्रेन्स होती है इनमें से केवल विलायक के कण क्या होते हैं, निकल सकते हैं, किंतु वहाँ पे विलय के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं जा सकते, जैसे कि कोलाइड्स आदि नहीं निकल पाते हैं। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा सबसे अच्छा, अभी हमने एग देखा है, अंडे की झिल्ली, एग मेम्ब्रेन, वो एग्जाम्पल है। बात करें यहाँ पे हम इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन की, तो इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन नॉट बी पास द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे इस प्रकार की झिल्लियों में से केवल विलायक एवं विलय दोनों ही नहीं जा पाते, जैसे क्यूटिन युक्त झिल्लियां किसमें हो जाएगी, इम्पर्मेबल में। चलिए अब बात करते हैं आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, किस तरह से ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे से। मैकेनिज्म देखिए कि सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि क्या होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट the carrier molecules present on the plasma membrane together with the carrier ion transport from a carrier transported complex, it enter the cell's membrane, become fat soluble, dissolve and enter the cells, and the related ions in the complex is liberated inside. These types of transport requires energy. The carrier molecules are ATPase enzyme that induce the hydrolysis of ATP। क्या होता है कि सक्रिय परिवहन में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, सक्रिय परिवहन की जो क्रिया होती है इसमें प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित जितने भी कैरियर आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, वाहक अणु परिवहन के साथ मिल करके ये क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही साथ वसा जो फैट होती है, फैट में घुलनशील होने के कारण ये वहाँ पे घुल जाते हैं और कोशिका के अंदर क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगे। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स से संबंधित इसमें जो आयन होती है उनके अंदर ये जाकर के मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है, और इस तरह के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही क्रिया विधि है उसकी। साथ ही आपके कुछ वहाँ पे वाहक अणु भी होते हैं, या हम जिसे एटीफेस एंजाइम कहते हैं, जो कि एटीपी के हाइड्रोलाइसिस को प्रेरित करती हैं, मतलब जल अपघटन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका एटीफेस होता है, जिसे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी कहती हैं, जो कि ग्रेस्टियल म्यूकोसा और रीनल ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंस होती है। बात करें इन्हीं जो रिसेप्टर प्रोटीन हमने बात कर रहे हैं, तो इस रिसेप्टर प्रोटीन के टाइप्स की बात करें तो रिसेप्टर प्रोटीन्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है यूनिपोर्ट, सेकेंड सेम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है, यूनिपोर्ट आपकी दे ट्रांसपोर्ट ओनली वन सब्सटेंस, मतलब आपकी यूनिपोर्ट यह केवल एक ही पदार्थ का परिवहन करती है। साथ ही साथ
ट्रांसपोर्ट की बात करें तो क्या होते हैं, इन सम मोर देन वन सब्सटेंस बाइंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन। मतलब कुछ में जो परिवहन प्रोटीन होते हैं उनके साथ एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं वहाँ पे बंधता प्रदर्शित करते हैं और झिल्ली के साथ ही क्या होते हैं परिवहित हो जाते हैं, एक से दूसरे में चले जाते हैं। हम बात करें यहीं पे तीसरी एंटीपोड की, तो यह एक पदार्थ को क्या करती है दूसरे के लिए अदली बदली करती है। हम बोल सकते हैं द एक्सचेंज ऑफ वन सब्सटेंस फॉर अनदर, मतलब एक पदार्थों को दूसरे के लिए अदल बदल कर देती है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं आपके कि एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन के उदाहरण में दो चीजें आती हैं आपकी। सबसे पहला आता है बात करें इनके सोडियम पोटेशियम पंप की, तो अनेक कोशिकाओं में क्या होती है जो सोडियम पोटेशियम पंप होती है उन क्रियाओं में जो सोडियम आयन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स अस्थायी समूह के रूप में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कैप्चर किया जाता है, या हम बोल सकते हैं उसको ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के ही दूसरी ओर क्या हो जाती है वो फ्री हो जाती है, मुक्त कर दी जाती है। इस क्रिया के लिए वहाँ पे एटीपी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये आपके फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। वहीं दूसरी बात करें तो सेकंड इसमें होती है आपकी ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। तो इन दोनों का क्या होता है अवशोषण होती है यहाँ पे। जैसे चूहे की जो आंत होती है उसकी भीतरी सतह की कोशिकाएं ग्लूकोज एवं एमिनो एसिड के द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं। हम बोल सकते हैं वहाँ पे सक्रिय अभिगमन कर सकते हैं। यही क्रिया क्या होगी आंत की कम सांद्रता से रक्त की जो अधिक सांद्रता होती है उसकी ओर गति करती है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर रही है। तो ये थी इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वर्क, ये थी आपकी ऑस्मोसिस।